देवराज चांद ने कश लेकर जगमोहन और निहाल सिंह को देखा। वहां पर पैना सन्नाटा व्याप्त था। जगमोहन और निहाल सिंह की निगाह देवराज चांद के चेहरे पर थी। मैंने जो कहा वो तुम दोनों ने ठीक से समझा, सुना? जगमोहन और निहाल सिंह ने सहमति में सिर हिला दिया। एसएसएल वॉल्ट के बक्सों वाले बख्तरबंद ट्रक को कैसे उड़ाना है ये मैंने तुम दोनों को बता दिया है। सारी योजना सामने रख दी है। अगर कहीं कोई कमी लग रही हो तो कह सकते हो। देखा जाए तो ये काम बहुत आसान है, या फिर एकदम असंभव, जगमोहन बोला। देवराज चांद के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। हर अच्छी बुरी बात को दिमाग में रखा जाए तो मौके पर चूक नहीं होती, और जो काम हम करने जा रहे हैं उस काम में सफलता और असफलता दो पहलू भी हैं। हमें दोनों बातों को सामने रखकर चलना है। मौके पर समझदारी से काम लिया जाए तो सफल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तभी निहाल सिंह पहलू बदलकर बोला, हमारी योजना का अहम काम इस मिल के मजदूरों पर है। वो हमारे मुताबिक ठीक वक्त पर हड़ताल करके सड़क का चक्का इस तरह जाम कर देंगे कि वहां से कोई वाहन न गुजर सके। इस बात का इंतजाम मैंने कर लिया है, देवराज चौहान ने कहा। अगर मिल मजदूर सड़क ना रोक पाए तो? इस बारे में तुम सोचना छोड़ दो, देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। उन मिल के मजदूरों पर ही हमारी योजना का दारोमदार है। निहाल सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। हमारी योजना का दारोमदार योजना के हर पहलू पर है, देवराज चौहान निहाल सिंह की आंखों में झांक कर बोला। एक भी पहलू पर हम चूके तो वहीं पर योजना खत्म, सब कुछ खत्म। निहाल सिंह सिर हिलाकर रह गया, फिर कह उठा, मुझे तो हैरानी हो रही है कि इतना बड़ा और खतरनाक काम हम तीनों ही करने जा रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मेरा तो ख्याल था कि इस काम में कम से कम 10-15 आदमियों का इस्तेमाल किया जाएगा। शादी करने के लिए बारात की नहीं, सिर्फ 2 गवाह की ही जरूरत होती है, जगमोहन ने कहा। हो सकता है, निहाल सिंह मुस्कुराया। मैंने कभी शादी नहीं की। काम की बातों की तरफ ध्यान दो। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। क्षण भर के लिए पुनः सन्नाटा छा गया। यहां तक तो जो तुमने कहा है बात गले के नीचे उतरती है, निहाल सिंह धीमे स्वर में बोला। सुनने में ये सब जितना आसान लग रहा है करने में भी इतना आसान ही होगा, ये तो मौके पर ही मालूम हो सकेगा। काम के दौरान खुद पर घबराहट हावी न होने दी जाए तो बड़े बड़े काम ठीक ठाक ढंग से निपट जाते हैं, देवराज चांद ने कस लेते हुए कहा। कुछ पूछना है तो पूछ लो, जगमोहन ने टोका। एक बात, माना कि मजदूरों ने चक्का जाम कर दिया, जो हमारी योजना है वो भी हमने निपटा ली। मैंने वॉल्ट वाले बख्तरबंद ट्रक पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब आगे 700-800 मजदूरों की भीड़ होगी, सड़क जाम होगी, और मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि बख्तरबंद की ड्राइविंग सीट पर बैठे भीड़ हट जाने का इंतजार करता रहूं, क्योंकि किसी भी पल वॉल्ट की अरबों की दौलत की सुरक्षा करने वाले पुलिस वाले या फिर वॉल्ट के साथ चल रहे सिक्योरिटी गार्डों की निगाह मेरी हरकत पर या फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे मुझ पर पड़ सकती है, जो कि उनके लिए अपरिचित चेहरा होगा। और ऐसा होते ही पलों में बहुत कुछ घट जाएगा। तब ना तो वो लोग बख्तरबंद ट्रक को आगे बढ़ने देंगे और ना ही मुझे जिंदा छोड़ेंगे। देवराज चौहान मुस्कुराया। ठीक कहते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस वक्त तुम बख्तरबंद की ड्राइविंग सीट संभालोगे, ठीक उसी समय सड़क पर से मजदूरों की भीड़ हट जाएगी और तुम ट्रक को उसी समय आगे ले जा सकोगे। ऐसे में तो एक दिक्कत और भी आ सकती है, निहाल सिंह बोला। क्या? देवराज चौहान ने निहाल सिंह को देखा। माना कि उस समय भीड़ सड़क से हट जाएगी, आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है। मिल की वजह से बाहरी दीवार के साथ पार्किंग है। सड़क के दूसरी तरफ होटल वालों ने और खोमचे वालों ने जगह घेर रखी है।
यानी कि वो सड़क जितनी है उससे भी छोटी हो गई। निहाल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, जब मिल के मजदूर सड़क पर इकट्ठे हो जाएंगे तो सड़क के दोनों तरफ का ट्रैफिक रुकेगा। जगमोहन अगर बख्तरबंद ट्रक की ड्राइविंग सीट संभाल भी लेता है, ठीक उसी वक्त सड़क की भीड़ हट भी जाती है तो दूसरी तरफ भी ट्रैफिक जाम होगा। ऐसे में जगमोहन बख्तरबंद ट्रक वहां से कैसे निकाल सकेगा? आगे वाले जाम में ट्रैफिक फंस जाएगा। देवराज चौहान के होंठ अजीब से अंदाज में सिकुड़ गए। ये बातें मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताई कि मैं भी देखना चाहता था कि तुम मिट्टी के मादे हो या कुछ करना सोचना भी जानते हो। ये बातें मैंने बाद में बताने के लिए रखी थी। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मुझे खुशी है कि तुम गंभीरता से इस काम के बारे में सोच रहे हो, लापरवाही का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अरबों की दौलत पाने के लिए लापरवाही नहीं बरती जाती देवराज चौहान, निहाल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। जो अरबों की दौलत की पहरेदारी करते हुए हमारे साथ चल रहे होंगे, उन्हें बेवकूफ समझना भारी भूल होगी। यही भूल हमारी असफलता का कारण बन सकती है। ये तो बहुत समझदारी की बातें करने लगा, जगमोहन ने मुस्कुराकर व्यंग भरे स्वर में कहा। मैं तो इसे यूं ही समझ रहा था, जो कि अरबों की डकैती में सिर्फ खोटा सिक्का फूटी कौड़ी लेने को राजी है। निहाल सिंह जगमोहन को देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में किस तरह के भाव थे, उसकी मुस्कान क्या कह रही थी, यह उसके चेहरे से स्पष्ट नहीं हो पाया था। तुमने निहाल सिंह की बात का जवाब नहीं दिया, जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। जब मजदूरों की भीड़ सड़क पर से हटेगी, जगमोहन बख्तरबंद ट्रक आगे बढ़ाएगा तो सामने किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। दूसरी तरफ का ट्रैफिक सड़क के दाएं बाएं किनारों पर खड़ा होगा, देवराज चौहान ने कहा। वो कैसे? तुम्हें रास्ता साफ चाहिए, ये मुझ पर छोड़ दो, निहाल सिंह ने फिर नहीं पूछा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। तुम बख्तरबंद वहां से ले जाओगे। बख्तरबंद को खींचने वाली आगे की गाड़ी का बदला जाना जरूरी है ताकि फौरन पहचान में ना आ सके। बख्तरबंद ट्रक वहां से ले उड़ते ही हर तरफ बिजली की तरह खबर फैल जाएगी। चेक पोस्टों पर पुलिस अलर्ट हो जाएगी, सड़क पर पेट्रोल कारें दौड़ने लगेंगी और बख्तरबंद ट्रक की सबसे खतरनाक पहचान उसे खींचने वाला आगे का हिस्सा होगा, जिसकी हुक पीछे बख्तरबंद में फंसी होगी। ऐसे में हमें बख्तरबंद को खींचने वाले आगे के हिस्से से छुटकारा पाना होगा। बख्तरबंद ट्रकों को खींचने वाली 6 पहियों वाली जो आगे लगी गाड़ी होती है, तो वो तो मैं बता ही चुका हूं किस जगह पर खड़ी होगी। बख्तरबंद ले उड़ने के पश्चात सबसे पहले तुम्हें वहां पहुंचकर उस आगे लगी गाड़ी को जुदा करके दूसरी गाड़ी लगानी होगी। अगर मौके पर निहाल सिंह तुम्हारे साथ बख्तरबंद में सवार ना हो सका तो ये काम तुम्हें अकेले और जल्दी करना होगा, क्योंकि इस समय मौत की तलवार तुम्हारे सिर पर लटक रही होगी। देवराज चौहान के शब्द सुनते ही निहाल सिंह मन ही मन बड़बड़ा उठा। मैं कैसे सवार नहीं होऊंगा? मैं बख्तरबंद में जाऊंगा तभी मामले का रुख अपनी तरफ पलट पाऊंगा। परंतु जवाब के तौर पर निहाल सिंह क्या उठा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि साथ के तौर पर मैं बख्तरबंद ट्रक में पहुंच जाऊं। पल भर की खामोशी के बाद देवराज चौहान ने जगमोहन और निहाल सिंह को देखा। तुम दोनों को मैं वो जगह दिखा चुका हूं जहां पर उस बख्तरबंद ट्रक को ले जाना है, देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। हमें उस बख्तरबंद से जल्दी ही छुटकारा पाना है। जब तक हम बख्तरबंद के करीब रहेंगे, खतरे की तलवार हमारे ऊपर नाचती रहेगी। तयशुदा जगह पर हमारे 4 ताला तोड़ने वाले वहां मौजूद होंगे, जो कि करीब 15-20 घंटों में बख्तरबंद ट्रक में रखे वॉल्ट के लॉकरों वाले बक्से में स्थित 300 लॉकरों को खोल देंगे। उसके बाद हम दौलत सहित वहां से निकल जाएंगे और उस जगह पर हम कम से कम सुरक्षित ढंग से 24 घंटों तक तो ट्रक को छिपा सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि अरबों के माल से भरे बख्तरबंद को ले उड़ने वाले ट्रक को ऐसी नाजुक जगह पर भी रख सकते हैं। जगमोहन और निहाल सिंह की गंभीर निगाह देवराज चौहान के सपाट चेहरे पर थी। मैं फिर कह रहा हूं,
हर काम सोच समझकर ठंडे दिमाग से, शांति और सावधानी से करना है। हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में कहीं भी ऐसी चूक नहीं करनी कि हम अपनी कोशिश में किसी भी तरह से नाकामयाब रहें। जगमोहन ने निहाल सिंह को देखा। तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा इरादा? निहाल सिंह समझ न सका कि जगमोहन कह क्या रहा है। मेरा मतलब कि सब ठीक है ना? जगमोहन ने निहाल सिंह की आंखों में झांका। मालूम हुआ कि मेरी तरह कोई और भी एक्सपर्ट ताला तोड़ों को इकट्ठा कर रहा है। कहीं वो तुम तो नहीं हो? निहाल सिंह के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो सावधान हो गया। क्या कह रहे हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तुमने चोर पे मोर वाली कहावत तो सुनी होगी। जगमोहन का स्वर तीखा था। एक बंदा चोरी करता है, उन चोरों पर दूसरे चोर हल्ला बोलकर उनका माल छीन लेते हैं। इसे कहते हैं चोर पे मोर। कहीं वो ताला तोड़ तुम इकट्ठा कर रहे हो कि मौका पाकर बख्तरबंद ट्रक को ले उड़ो जहां तुम्हारे ताला खोलने वाले इंतजार कर रहे हो? बात तो वैसे जम रही है निहाल सिंह। यह जुदा बात है कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा ना हो। निहाल सिंह समझ गया कि कुछ हद तक इस बारे में उस पर शक किया जा रहा है, जो कि पूरी हद तक सही है। अगर ये शक इनके दिमाग में रहा तो उसे अपने खेल खेलने में दिक्कत आ सकती है। वो उसकी तरफ से सतर्क रहेंगे और तब उसकी योजना फेल भी हो सकती है। निहाल सिंह ने विश्वास दिलाने वाले आहत भाव से देवराज चौहान को देखा। ये मुझ पर घटिया इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं मिलकर काम कर मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, जगमोहन ने टोका। पूछ रहा हूं, ऐसा कोई इरादा तो नहीं बना रखा तुमने? निहाल सिंह के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो मुझे इस काम से बाहर कर दो। जब तक तुम लोग ये काम करते हो तब तक के लिए मेरे हाथ पांव बांधकर यहीं डाल दो। निहाल सिंह की आवाज तीखी थी। साथ काम करना है तो विश्वास करके चलो। तुम लोगों के साथ धोखाधड़ी करके मुझे अपनी मौत बुलानी है क्या? मेरा दिमाग खराब नहीं है। मेरी ईमानदारी पर शक न करो। मैं तो कब से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूं और जब वक्त आने वाला है तो तुम मन खराब करने वाली, शक वाली बातें करने लगे। अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी काम से बाहर कर दो। यही सोचकर तसल्ली कर लूंगा कि कुछ देर तो देवराज चौहान जैसे इंसान का साथ मिला। साथ काम करने का मौका नहीं मिला तो क्या हुआ? बोलता अच्छा है ये, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। उसकी निगाह निहाल सिंह पर ही थी। निहाल सिंह गुस्से से भरी निगाह से देवराज जगमोहन को देखे जा रहा था। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। छोड़ो इस बात को। देवराज चौहान की निगाह निहाल सिंह पर थी। निहाल सिंह अपने चेहरे पर हल्के क्रोध और उखड़ेपन के भाव समेटे हुए था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। अब हमें कल हरकत में आना है, देवराज चौहान ने पुनः गंभीर स्वर में कहा। जिसे कोई अड़चन नजर आए, कोई अटकाव महसूस हो, पूछ सकता है। जेबों में रिवॉल्वर के साथ फालतू राउंड भी रख लेना है। एक बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो कि हमें किसी की जान नहीं लेनी, किसी निर्दोष का खून नहीं बहाना है, ना ही किसी की जान लेने की गुंजाइश है इस योजना में। अगर किसी को शूट करना भी पड़ा तो सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर शूट किया जाएगा। जो काम बिना खून बहे हो उसमें खून नहीं बहाना चाहिए। दोनों मूक सहमति भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखते रहे। उसके बाद भी डकैती के मुद्दे पर करीब 1 घंटे तक उन लोगों के बीच बातचीत होती रही। उनके ख्याल से जो अड़चन आ सकती थी उस अड़चन का वो साथ ही साथ हल भी निकालते जा रहे थे। निहाल सिंह ये दर्शा रहा था कि जगमोहन ने उसके प्रति जो शक की बात कही थी वो खत्म हो चुकी है। अब वो बात उसके दिमाग में नहीं है, जबकि उसकी चालबाजियां हर तरफ अपना जाल बिछा चुकी थी। बख्तरबंद ट्रक का अगला हिस्सा किस जगह बदला जाना है वो उसे अब मालूम हुआ था, और कल जब ऐसा वक्त आए तब वहां पर मेवाराम और देवीराम पहले से ही मौजूद हों, इस बात का इंतजाम उसे बाकी करना था। ये तो तय था कि कल एसएसएल वॉल्ट की अरबों की दौलत 8 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए करीब आधे घंटे तक सड़क पर आनी थी,
जिसे कि लूटने का पूरा प्रबंध किया जा चुका था। अगला दृश्य। अगले दिन के 11 बज रहे थे। एसएसएल वॉल्ट में भागदौड़ जोरों पर थी। कार्गो से हासिल किया बख्तरबंद ट्रक अहाते में मौजूद था, जिसे खींचने को 6 पहियों वाली ऊंची गाड़ी आगे लगी थी, जैसे कि कार्गो के ड्राइवर करमचंद को चलाना था। हर तरफ से खतरे को देखते हुए पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। वॉल्ट का मालिक श्याम प्रताप वोहरा खुद वहां मौजूद था। एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 2 इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर 10 हथियारबंद पुलिस वालों के साथ वहां अपनी ड्यूटी देने के लिए तैनात थे। भीतर से वॉल्ट के 3 बड़े बक्स मजदूरों की सहायता से बख्तरबंद के लोडिंग द्वार पर रखकर भीतर तक सरका दिए गए थे। इसमें 20 मजदूरों से काम लिया गया था और इस दौरान निगरानी पर वॉल्ट का सिक्योरिटी चीफ अजीत सिन्हा अन्य गार्डों के साथ सावधानी से हर तरफ अंदर बाहर निगाह रख रहा था। लॉकरों वाले बक्सों को भीतर से निकालकर बख्तरबंद ट्रक में रखने का काम सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो कि 11 बजे आकर समाप्त हुआ। बक्से बहुत भारी थे। कई बार तो मजदूरों के साथ साथ वॉल्ट के सुरक्षा कर्मियों को भी हाथ लगाना पड़ा था। इस काम से निपटकर मजदूरों को दाना पानी देकर रुखसत किया गया। सब काम ठीक ठाक ढंग से हो रहा था। पुलिस वाले हथियार सहित इस बात के प्रति सतर्क थे कि ऐसे नाजुक वक्त में लुटेरे यहीं पर ही हल्ला न बोल दें, परंतु ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। बेचैन सा श्याम वोहरा अपनी निगाहों के सामने सब कुछ करवा रहा था। अजीत सिन्हा ने इस सारे काम में पूरी सिरदर्दी मोल ले रखी थी। उसे विश्वास था कि रास्ते में कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा सोचकर वो अपने फर्ज के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहता था। चलने का वक्त आया। बख्तरबंद ट्रक में लॉकर के बॉक्स रखने के बाद वार्ड के 2 सिक्योरिटी गार्डों को बीच में बिठाकर बख्तरबंद को पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया। सिर्फ 35 मिनट की ही तो बात थी। भीतर बंद दोनों गार्डों के हाथों में तैयार गनें थी। उन गार्डों के नाम दिनेश कुमार और विनोद सिंह थे। श्याम प्रताप वोहरा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के पास आया। रास्ते में ध्यान रखिएगा कि, श्याम प्रताप वोहरा ने कहना चाहा। आप फिक्र मत कीजिए वोहरा साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ने मुस्कुराकर कहा। हम यहाँ लॉकर बॉक्स की सुरक्षा के लिए ही मौजूद हैं। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी में कोई सिरफराई होगा जो बख्तरबंद ट्रक को छूने की चेष्टा करेगा तो अपनी जान गंवाएगा। आप समझिए कि आपके लॉकरों के बॉक्स रचना बिल्डिंग पहुंच गए। श्याम प्रताप वोहरा के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। वोहरा सिक्योरिटी चीफ अजीत सिन्हा से मिला। क्या पोजीशन है? बहुत बढ़िया सर, अजीत सिन्हा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, रास्ते में कोई गड़बड़ करने की हिम्मत कर सकता है? वोहरा ने पूछा। अजीत ने शांत स्वर में कहा, सर, किसी के बारे में क्या कहा जा सकता है? कोई तोप लेकर भी सामने आ सकता है, लेकिन इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कुछ हुआ तो वो जो भी होगा कम से कम अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सकेगा। अजीत सिन्हा के शब्द सुनकर वोहरा फीके अंदाज में मुस्कुराया। गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर भी किसी मौके पर लापरवाह मत होना। नो सर, नेवर। 11:30 बजे बख्तरबंद ट्रक के साथ छोटा सा काफिला चला, तगड़े बंदोबस्त के बीच। सबसे आगे पुलिस की गाड़ी थी, फिर अरबों की दौलत से लदा बख्तरबंद ट्रक, उसके पीछे सिक्योरिटी वालों की 2 कारें, उसके बाद फिर पुलिस की गाड़ी, उसके बाद फिर 2 सिक्योरिटी कारें और आखिर में पुलिस की गाड़ी। 5वें सिक्योरिटी की गाड़ी जरूरत के मुताबिक कभी सबसे आगे आ जाती तो कभी बख्तरबंद ट्रक के साथ तो कभी पीछे। वो कार हर तरफ निगाह रख रही थी। उसमें अजीत सिन्हा बैठा था। उस काफिले की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भीड़ भाड़ वाली जगह में स्पीड और कम हो जाती, लेकिन वो सब बख्तरबंद ट्रक को सावधानी से घेरे चल रहे थे। अगला दृश्य। देवराज चौहान हरनाम द्विवेदी को हरी झंडी दिखा चुका था कि आज हरकत में आना है। कब आना है ये नहीं बताया था। देवराज चौहान सुबह से ही एसएसएल वॉल्ट के बाहर मौजूद था और भीतर हो रही तैयारियां हलचल के रूप में जहां तक उसे नजर आ रहा था वो देख रहा था। और जब देवराज चौहान को लगा कि वो लोग चलने को तैयार हैं तो फौरन पलटकर तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा
और कुछ पलों बाद ही कार को तूफानी रफ्तार से दौड़ाया जा रहा था। एसएसएल वॉल्ट और रचना बिल्डिंग के ठीक बीचों बीच वो मिल पड़ती थी। 8 मिनट में ही देवराज चौहान वहां पर था। कार से उतरकर मिल के ठीक मुख्य फाटक के करीब मौजूद पब्लिक बूथ से हरनाम त्रिवेदी को फोन किया। घंटी बजते ही त्रिवेदी ने रिसीवर उठाया। हेलो, तैयार हो? देवराज चौहान की आवाज स्थिर थी। ओह, तुम? हाँ, तैयार हूं। कब करना है? शुरू हो जाओ। अभी? हाँ, अभी। ओह, ओके। एक और बात सुन लो। जब तुम्हें कहूं तब तक जा जब तुम्हें कहूं तब जाम सड़क का रास्ता साफ हो जाना चाहिए। हो जाएगा। कहना तुम्हारा काम है, करना मेरा। अगर कहीं चूक गए तो? देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। यूनियन लीडर हूं, बहुत खोपड़ी रखता हूं। वक्त नहीं है, काम शुरू करो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और बूथ के पास से हटकर कार की तरफ बढ़ा। चंद कदमों का फासला तय करने के दौरान ही उसने जगमोहन और निहाल सिंह को देख लिया था, जो मिल मजदूरों के भेष में सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठे बीड़ी फूंक रहे थे। उन्हें एक निगाह देखने पर ऐसा लगता था कि मिल से बाहर बीड़ी के कश लगा लेने के बहाने आराम कर रहे थे। देवराज चौहान कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। ठीक उसी समय कानों को फाड़ देने वाला मिल का सायरन बज उठा। यह सायरन सुबह शाम बजने वाले सायरनों से जुदा था और मिल में काम करने वाला हर कर्मचारी ये जानता था कि यह खतरे का सायरन है, और सब जानते थे कि खतरे का सायरन बजने पर उन्हें फौरन मिल से बाहर निकलना है। सायरन के साथ ही मिल के कर्मचारियों का शोर गूंज उठा। चीखो पुकार मच गई। कौन क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, क्या चीख रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर कोई एक दूसरे से पहले मिल से बाहर निकल जाना चाहता था। वो भाग रहे थे, टकरा रहे थे, नीचे गिर रहे थे, पांव तले कुचले जा रहे थे, लेकिन मिल के बाहर निकल जाने को पागल नजर आ रहे थे। मिल का बड़ा फाटक पूरा खुल चुका था। भीतर से मिल के कर्मचारी इस तरह फाटक से निकल रहे थे जैसे मधुमक्खियों का छत्ता टूट जाने पर मधुमक्खियां आसमान में फैल जाती हैं। इसी तरह मिल के सामने की सड़क मिल कर्मचारियों से भरती जा रही थी। इसी दौरान हरनाम त्रिवेदी ने सिर्फ एक बार चीख कर कहा था कि मिल में शक्तिशाली बम है। बस, फिर क्या था? बात किसी करंट की भांति सड़क पर आ चुके मिल के करीब 700 कर्मचारियों में फैल गई। इस शोर शराबे के ठीक 5 मिनट बाद एसएसएल वॉल्ट का छोटा सा काफिला ट्रैफिक जाम हो जाने की वजह से वहां आ रुका था। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने कुछ आगे जाकर कार रोकी। अभी मिल की दीवार समाप्त नहीं हुई थी, वो दूर तक आगे जा रही थी। इंजन बंद करके मिनट भर में ही उसने कार के भीतर कपड़े बदले। फिर सावधानी से दाएं बाएं देखा। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मिल का खतरे का सायरन अभी भी बज रहा था। सबका ध्यान उस तरफ ही था। कार का दरवाजा खोलकर देवराज चौहान बाहर निकला। देवराज चौहान इस समय मिल मजदूरों के कपड़ों में था। सिर पर 4 खानों वाला लाल रंग का कपड़ा बांध रखा था। एक निगाह देखने पर देवराज चौहान मिल का मजदूर ही नजर आता था। खतरे का सायरन अब बंद होना शुरू हो गया था। मिल के बाहर सड़क पर मिल कर्मचारियों को इकट्ठा होते देख देवराज चौहान के चेहरे पर तसल्ली उभरी कि ऐसी भीड़ में कोई वाहन तो क्या, इंसान भी आसानी से सड़क पार नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ से आने वाले एसएसएल वॉल्ट के वाहनों को हर हाल में भीड़ रहने तक रुकना ही था, और जगमोहन निहाल सिंह को काम करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए थे, जो कि उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। उस तरफ का ट्रैफिक जाम होना चाहिए था, लेकिन इस तरफ का ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए था। अगर भीड़ के आगे की सड़क खाली नहीं मिली तो जगमोहन निहाल सिंह को बख्तरबंद ट्रक सहित भागने में खतरा पैदा हो सकता था। देवराज चौहान ने आसपास देखा, फिर सिर पर बंधा साफा ठीक करता हुआ तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा और कुछ मजदूरों के पास पहुंचकर घबराकर तेज स्वर में बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिल के उस तरफ बम है, फटने वाला है। फटेगा तो इस तरफ भारी नुकसान होगा। जो भी इधर होगा उसका जिंदा बच पाना संभव नहीं है। तुम में से कुछ इस तरफ ड्यूटी दो, कोई गाड़ी आए तो उसे वापस भिजवा दो, या सड़क के किनारे लगाकर गाड़ी वाले को दूर हो जाने को कह दो।
इस बात का खास ध्यान रखना कि सड़क के बीचों बीच कोई गाड़ी न रुके, सड़क खाली रहनी चाहिए। सब घबराहट में तो थे ही। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत, ये सोचने के लिए किसी के पास वक्त ही कहाँ था। देवराज चौहान को भी उन्होंने मिल का कर्मचारी समझा। देवराज चौहान की बात सुनते ही आनन फानन 10-15 मजदूर सड़क की उस दिशा में भागे। उसके बाद दूसरी तरफ से कोई भी वाहन आता, वो मिल कर्मचारी बम का वास्ता देकर या तो उन्हें वापस लौटा देते या सड़क के किनारे लगाकर उसे दूर हो जाने को कह देते। सड़क पर 700 के करीब मिल कर्मचारियों की भीड़ का रेला इस तरह जमा हो चुका था कि देखकर ही डर लग रहा था। बातों की जोर जोर से चीखों की आवाजें कानों के पर्दे फाड़ रही थी। दूसरी तरफ की सड़क उन मिल कर्मचारियों की कोशिश से इस कदर बीच में से खाली थी कि आसानी से वाहन गुजर सके। ये सब देखकर देवराज चौहान तसल्ली भरे अंदाज में भीड़ की तरफ बढ़ा। 700 मिल के कर्मचारियों की भीड़ सड़क पर ट्रैफिक के बीच दूर दूर तक फैल चुकी थी। अगला दृश्य। हरनाम त्रिवेदी को मिल कर्मचारियों ने घेर रखा था। उससे बम के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। त्रिवेदी एक ही बात कहे जा रहा था कि फोन पर किसी ने उसे मिल में बम होने की खबर दी है। मिल मालिक किस दिशा में थे किसी को पता नहीं था। मिल कर्मचारी तो जैसे मिल को देखते हुए बम फटने का इंतजार कर रहे थे, जबकि हरनाम त्रिवेदी की निगाह देवराज चौहान को तलाश कर रही थी कि वो नजर आए, इशारा करे तो इस ड्रामे को खत्म करे। अगला दृश्य। अजीत सिन्हा एक सतर्क हो गया। सड़क पर मिल मजदूरों की भारी भीड़ होने के कारण जब ट्रैफिक रुका, तब अजीत सिन्हा बख्तरबंद ट्रक के कुछ पीछे था। वो फौरन रुक चुके बख्तरबंद लंबे ट्रक के करीब पहुंचा और अपनी कार से निकलकर कार्गो ट्रक के ड्राइवर करमचंद के समीप आया। क्या हुआ? अजीत सिंह ने जल्दी से पूछा। आगे रास्ता बंद है, मिल के मजदूर सड़क पर इकट्ठा हुए पड़े हैं, ड्राइवर करमचंद ने शांत स्वर में कहा। अजीत सिन्हा ने ड्राइवर के साथ बैठे दोनों सिक्योरिटी गार्डों पर निगाह मारी। सब ठीक है? यस सर। अजीत सिन्हा ने सामने देखा। कुछ देर से बज रहा सायरन अब धीमा होता जा रहा था। बख्तरबंद ट्रक के आगे पुलिस कार भी थी, उसके आगे एक टेम्पो था और फिर मिल मजदूरों की भीड़। अजीत सिन्हा आगे वाली पुलिस कार के पास पहुंचा। एसीपी उसी कार में था। वो सड़क पर मिल मजदूरों के इकट्ठा होने का कारण जान चुका था। एक पुलिस वाला मालूम कराया था। एसीपी साहब, ये भीड़, अजीत सिन्हा ने कहना चाहा। डोंट वरी मिस्टर सिन्हा, एसीपी ने शांत स्वर में कहा। कुछ देर तो हमें रुकना ही पड़ेगा। मिल में बम है, इसी वजह से घबराकर मिल कर्मचारी मिल से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। तो हमें कब तक यहां खड़े रहना होगा? अजीत सिन्हा व्याकुल था। वो एसएसएल वॉल्ट की अरबों की दौलत रचना बिल्डिंग तक पहुंचाकर अपने फर्ज को बखूबी निभाने का दावा करना चाहता था। 15-17 मिनट की बात थी, परंतु यहां मामला अटक गया था। एसीपी कार में बैठे बैठे ही सामने भीड़ पर निगाह मारते हुए बोला, मिल में मौजूद बम 5-10 मिनट में फट जाएगा। नहीं फटा तो उसके बाद हम निकलने का रास्ता सोचेंगे। लेकिन आप चाहें तो कुछ देर के लिए भीड़ को हटाकर निकलने का रास्ता बना सकते हैं, सिन्हा बेसुरेपन से बोला। एसीपी ने कठोर निगाह से अजीत सिन्हा को देखा। यह बम का मामला है अजीत सिन्हा साहब। वर्दी के रौब में मैं रास्ता बनाने की चेष्टा करता हूं और उसी दौरान बम फट जाता है तो कई मरेंगे और इल्जाम मेरे सिर पर आ जाएगा कि पुलिस बम की परवाह न करके अपना रास्ता बनाने पर जोर दे रही थी। एक तो मामला मिल से वास्ता रखता है, बीच में बम है और सामने सैकड़ों मिल के कर्मचारियों की भीड़ है। आप क्या सोचते हैं कि इन हालातों में मिल के कर्मचारी पुलिस की बात मानकर रास्ते से हट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे ऐसा कुछ करने पर अपना गुस्सा हम पर ही निकालने लगेंगे। इतनी बड़ी मिल है, इनकी यूनियन भी तगड़ी होगी। कल को अखबारों में मेरी जाति की खबर छप गई, मैं किसी को क्या जवाब दूंगा? 2-4 मर गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अदालत में मुझे अलग से पेश होना पड़ेगा। अजीत सिन्हा के चेहरे पर बेबसी झलक उठी। एसीपी का ओहदा है मेरा, पब्लिक का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। आप अच्छी तरह हालात को समझ रहे होंगे क्योंकि आप भी पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए हैं। अजीत सिन्हा जानता था कि एसीपी ठीक कह रहा है।
उसके सामने इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं था कि सड़क पर से मजदूरों की भीड़ के हटने का इंतजार करे। उसने मिल कर्मचारियों पर निगाह मारी। इस समय बम की खबर से हर कोई उत्तेजित और आने वाले क्षणों का इंतजार कर रहा था। उनकी बातें चिल्लाहटों में बदली हुई थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे गर्म माहौल में मिल कर्मचारियों को रास्ता छोड़ने के लिए कहना ठीक नहीं था। एक मामूली सा मजदूर भी उनकी बात को मना कर सकता था। एक ही निगाह में सेना ने हिसाब लगाया कि मिल कर्मचारियों की संख्या 500 से ऊपर है। एसीपी ने सिगरेट सुलगाकर शांत स्वर में कहा, चिंता की कोई बात नहीं है। 10-15 मिनट तो हमें रुकना ही पड़ेगा। वॉर्ड की दौलत को कोई खतरा नहीं है। हालात आपके सामने ही है। यह इत्तेफाक ही है कि मिल में बम का मामला होने के कारण मिल कर्मचारी मिल से बाहर आ गए। हमने मालूम कर लिया है कि हमारे पहुंचने से 5-7 मिनट पहले ही ये सब हुआ है। अगर हम 10 मिनट पहले आ जाते तो हमें रुकना ना पड़ता, निकल गए होते। अजीत सिन्हा ने हर तरफ निगाह मारी। उसके चेहरे पर तनाव समाप्त हो चुका था। व्याकुलता अवश्य नजर आ रही थी। एसीपी साहब की बातें उसे ठीक लगी। उसे भी ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था और ना ही खतरे की कोई ऐसी वजह उसके मस्तिष्क में आ रही थी। बहरहाल 10-15 मिनट तो उन्हें इंतजार करना ही था। अजीत सिन्हा ने वार्ड के सब गार्डों को हालात के बारे में बताया कि खतरे की कोई बात नहीं। फिर भी सावधानी के नाते गार्डों को बख्तरबंद ट्रक के इर्द गिर्द फैला दिया। अजीत सिन्हा खुद भी बख्तरबंद ट्रक के आगे वाले हिस्से से टेक लगाकर खड़ा हो गया। नजरें मिल कर्मचारियों की भीड़ पर थी, जहां उनके सिर ही सिर नजर आ रहे थे। व्याकुलता में डूबे अजीत सिन्हा ने सिगरेट सुलगा ली। कोशिश करने पर भी उसे किसी तरह की कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। अगला दृश्य। जगमोहन और निहाल सिंह मजदूरों के वेश में मिल कर्मचारियों की भीड़ में खड़े एसएसएल वॉर्ड के काफिले पर, उनकी हरकतों पर, रास्ता रुक जाने पर वो क्या कर रहे हैं, इस बात पर पूरी तरह ध्यान रख रहे थे। एसएसएल वॉर्ड के वाहनों को रुके 3 मिनट बीत चुके थे। अब उन्हें योजना के मुताबिक अगली हरकत का इंतजार था। मजदूर के भेष में देवराज चौहान मिल कर्मचारियों की भीड़ में प्रवेश कर चुका था और किसी प्रकार रास्ता बनाते हुए उस तरफ बढ़ रहा था जिधर हरनाम त्रिवेदी मिल कर्मचारियों की भीड़ में घिरा हुआ था। देवराज चौहान को उसकी तरफ बढ़ने में, जगह बनाने में काफी कठिनाई महसूस हो रही थी। उनकी ऊंची आवाजें मिल में रखे बम को लेकर थी। 5 मिनट की चेष्टा के बाद देवराज चौहान त्रिवेदी के पास पहुंचा। यूनियन नेता होने के कारण त्रिवेदी से सब सवाल ही सवाल कर रहे थे। काफी कोशिशों के पश्चात देवराज चौहान और हरनाम त्रिवेदी की आंखें मिली। तभी एक कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, त्रिवेदी साहब, आपको बड़े मालिक बुला रहे हैं। हरनाम त्रिवेदी ने उस कर्मचारी से कहा, अभी मैं कैसे आ सकता हूं? देख नहीं रहे मेरी हालत क्या है? कोई हिलने देगा मुझे? तो फिर बड़े मालिक से क्या कहूं? कह दो फुर्सत पाते ही आता हूं, त्रिवेदी ने कहा और निगाहें देवराज चौहान की तरफ घुमा दी। उसका ख्याल था कि देवराज चौहान बम वाला ड्रामा खत्म करने का इशारा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरनाम त्रिवेदी को घेरे कर्मचारी चिल्ला चिल्ला कर कुछ पूछ रहे थे। चारों तरफ बुरा हाल था। सिर ही सिर नजर आ रहे थे। किसी का पूरा शरीर नजर आने का तो सवाल ही नहीं था। पीछे हो जाओ तुम लोग, थोड़ी हवा आने दो, हरनाम त्रिवेदी चिल्लाया। पीछे पीछे। त्रिवेदी की मक्खनबाजी में 3 कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को पीछे करने लगे। देवराज चौहान फौरन किसी तरह हरनाम त्रिवेदी के पास पहुंचा। कुछ त्रिवेदी देवराज चौहान की तरफ खिसका। देवराज चौहान को मजदूरों के भेष में देखकर त्रिवेदी का माथा ठनका कि कहीं तगड़ी गड़बड़ है, वरना सूट बूट धारी कार वाला 1 लाख रुपया देकर सड़क पर मिल कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठा करा के ट्रैफिक जाम करवा के खुद मजदूरों के कपड़ों में मजदूरों के बीच क्या कर रहा है? त्रिवेदी के पास ना तो इन सवालों का जवाब था और ना ही कहीं से जवाब पा सकता था। अब तो तीर कमान से निकल चुका था। देवराज चौहान की बात माननी ही माननी थी। कर्मचारियों की भीड़ को उस तरफ धकेलो, उन्हें उधर जाने को कहो, देवराज चौहान धीमे से बोला। तभी एक कर्मचारी पास आया। त्रिवेदी ने उसकी छाती पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया। पीछे हो उल्लू के पट्टे। इसके बाद त्रिवेदी ने पुनः देवराज चौहान की तरफ देखा। किस तरफ?
उधर। देवराज चांद ने आंख से इशारा किया। जिस तरफ वो बड़ा ट्रक खड़ा है, ट्रैफिक रुका पड़ा है, वहां 2-3 गज लंबे हिस्से पर मजदूर कर्मचारी फैल जाने चाहिए। हरनाम त्रिवेदी के पास इतना वक्त ही कहाँ था कि पूछता ऐसा क्यों। फिर त्रिवेदी के होठों से निकला, फिर जब मैं तुम्हें इशारा करूं, मिल कर्मचारियों को फौरन सड़क खाली करने को कह देना। इस तरह के रुका हुआ ट्रैफिक चालू हो जाए, आगे बढ़ जाए। ट्रैफिक चालू हो जाने के बाद तुम ये कह सकते हो कि फोन पर मिल में बम होने के बारे में किसी ने मजाक किया होगा, क्योंकि फोन करने वाले ने कहा था कि 2 मिनट में बम फटने वाला है, और वो 2 मिनट अब तक 15 मिनट हो चुके थे। हरनाम त्रिवेदी ने सिर हिलाया। जो कहा है वही करो फौरन। लेकिन तुमने जो पैसे दिए थे, त्रिवेदी मौके का फायदा उठाते हुए फुसफुसा कर बोला, उसमें तो सिर्फ यही बात शामिल थी कि किस तरह सड़क का ट्रैफिक जाम करना है। देवराज चांद ने कहर भरी निगाहों से त्रिवेदी को देखा। यह बात तय थी उस 50,000 में, जो मैं तुम्हें पहले दे रहा था। तुम्हारे मुंह फाड़ने पर मैंने फौरन जो 50,000 दे दिया, दूसरे 50 देने की वजह से न तय बात थी। उस तय बात दूसरे 50,000 देने की वजह से न तय बात थी, उस तय बात में आ चुकी है। बिना आनाकानी के दूसरे 50,000 मैंने तुम्हें इनाम में नहीं दिए थे। वो तो ठीक है, अगर 25,000 और, त्रिवेदी ने कहना चाहा। कल इस मिल की यूनियन का नेता तुम नहीं, कोई दूसरा होगा। देवराज चांद के चेहरे पर शांत भाव थे, परंतु आवाज में खूंखारता नाच उठी थी। हरनाम त्रिवेदी के बदन में ठंडी सिहरन दौड़ गई। कि कैसे? क्योंकि इसी भीड़ में मैं तुम्हें गोली मारने जा रहा हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गोली किसने चलाई। तुम जैसे मौका परस्त लालची इंसान का यही इंजाम होना चाहिए। देवराज चांद की आवाज में मौजूद मौत के भाव पहचान कर त्रिवेदी सर से पांव तक कांप उठा। दिल धड़क उठा। जो भी हो, था तो मिल यूनियन का नेता ही। मिल यूनियन का नेता मैं हूं, मैं ही रहूंगा। त्रिवेदी जल्दी से बोला, तुमने जो कहा है मैं वही करता हूं। जल्दी करो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। प्रणाम त्रिवेदी देवराज चौहान के पास से हटा और चिल्लाकर आसपास खड़े कर्मचारियों की भीड़ से कह उठा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? बम पावरफुल हुआ तो मिल के सामने खड़े लोगों की जान भी ले सकता है। यहां से हट जाओ, उस तरफ चले जाओ जहां वहां बड़ा बंद ट्रक नजर आ रहा है। जल्दी करो, वहां जाओ। इस समय किसी के पास इतना वक्त ही कहां था कि सोच समझ सके। गर्म मामला, गर्म हालात। त्रिवेदी के शब्द पूरे होने की देर थी कि कर्मचारियों में हड़बड़ाहट मच गई। किसी छोटे से रेले की भांति वो सब जाम हो चुके ट्रैफिक की तरफ बढ़े, जिस तरफ बख्तरबंद खड़ा था। एक बार फिर उन कर्मचारियों की आवाज में तेजी आ गई थी। वहां के माहौल में अजीब आलम था। हरनाम त्रिवेदी ने गर्दन घुमाकर देखा। देवराज चौहान वहां कहीं नहीं था। अगला दृश्य। देवराज चौहान त्रिवेदी से बात करके सड़क के दूसरे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां वो कुछ कर्मचारियों को जबरदस्ती की ड्यूटी पर लगा आया था ताकि सड़क का रास्ता जाम ना हो। वो उन्हें यह निर्देश दे आया था कि आने वाले वाहनों को या तो वापस लौटा दो या फिर साइड कर दो। यह देखकर देवराज चौहान को तसल्ली हुई कि मिल के 15-20 कर्मचारी बखूबी जोश के साथ ड्यूटी निभा रहे थे। 2-3 वाहन सड़क के किनारे खड़े थे, 2 बैक होकर वापस जा रहे थे। बम फटने जैसे मौके पर कौन रुकना चाहेगा? सड़क के बीच का हिस्सा पूरी तरह खाली था। देवराज चौहान उन मिल मजदूरों के पास पहुंचकर घबराहट भरे स्वर में बोला, शाबाश, सड़क जाम मत होने देना, वरना बहुत सारे लोग मरेंगे। बम फटने ही वाला है। चिंता मत करो, एक ने जोश भरे स्वर में कहा। हम सड़क जाम नहीं होने देंगे। मैं आता हूं, जरा उस तरफ देख कर आऊं, कहकर देवराज चौहान ने पलटना चाहा। तभी एक कर्मचारी ने टोका, तुम्हारे कपड़े तो मिल वाले हैं, लेकिन तुम्हें कभी मिल में देखा नहीं। देवराज चौहान ने उसे देखा। तुम मिल के हर कर्मचारी को जानते हो? हर को तो नहीं, लेकिन, उसने कहना चाहा। वो त्रिवेदी है ना, मिल यूनियन का नेता?
देवराज चौहान ने टोका। हाँ तो मैं उसकी बहन का आदमी हूँ, वो मेरा साला है। 3 दिन पहले ही मिल में भर्ती हूँ। बेकार की बातें छोड़ो, तुम लोगों को जो कहा है वो करो, उसके बाद बैठकर एक साथ चाय पियेंगे। कहने के साथ देवराज चौहान पलटा और तेजी से भीड़ में प्रवेश कर गया। भीड़ में पहुंचकर पलटकर देवराज चौहान ने उन कर्मचारियों को देखा। सब ठीक था। वो लोग सड़क साफ रहे इस बात पर काम करने के लिए पुनः हरकत में आ गए थे। देवराज चौहान को विश्वास था कि वक्त आने पर रास्ता साफ मिलेगा। वो किसी तरह भीड़ में से गुजरता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ बख्तरबंद ट्रक मौजूद था। राम त्रिवेदी के कहने पर मिल कर्मचारी काफी संख्या में रुके ट्रैफिक की तरफ हो गए। देवराज चौहान जैसा चाहता था वही हो रहा था। बख्तरबंद ट्रक के पीछे के वाहन भी मिल कर्मचारियों की भीड़ में काफी हद तक घिर गए थे। ये सारा काम बिजली की सी रफ्तार से हो रहा था। ट्रैफिक को जाम हुए अभी मुश्किल से 5-6 मिनट ही हुए थे। अगला दृश्य। ट्रैफिक जाम की वजह से अजीत सिन्हा ने वॉल्ट के सारे गार्डों को अरबों की दौलत से भरे बख्तरबंद ट्रक के पीछे लगा दिया था। वो अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रहा था कि इसके कारण सुरक्षा प्रबंधों में ढील ना आ सके। लेकिन इस बात का वो क्या करता कि बम फटने के खौफ से मिल कर्मचारी इस तरफ आ गए थे और बख्तरबंद ट्रक के सिक्योरिटी वाले वाहन भी उन मिल कर्मचारियों के बीच घिर गए थे। बख्तरबंद ट्रक के गिर्द फैले सिक्योरिटी गार्डों के लिए खुद को संभाल पाना कठिन हो रहा था। वो खुद भी जैसे उस भीड़ में शामिल हो गए थे। अजीत सिन्हा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सारे हालात उसके सामने थे। मन ही मन खुद को इस बात की तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक है, जो हो रहा है वो इत्तेफाक से ही हो रहा है। वॉल्ट की दौलत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, परंतु मन को चैन कहाँ। किसी तरह रास्ता बनाकर वो आगे खड़ी पुलिस की कार के पास पहुंचा जिसमें पुलिस कमिश्नर मौजूद था। एसीपी कार में बैठा हर तरफ नजारा कर रहा था। अजीत सिन्हा को कार की खिड़की पर आया देख एसीपी ने सिर हिलाया। आप यहां से निकलने की तैयारी कीजिए, भीड़ हटाइए। कब तक हम यहां खड़े रहेंगे? अजीत सिन्हा को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि हालात पर पुलिस वालों का भी बस नहीं था। चिंता मत करो, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा, एसीपी ने शांत स्वर में कहा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैं एसीपी ने कठोर निगाहों से अजीत सिन्हा को देखा। तुम ही बताओ, इन हालातों में क्या किया जाए? अजीत सिन्हा ने विवशता से होंठ भींच लिए। 500-600 मिल कर्मचारियों की भीड़ को भला 15-20 पुलिस वाले कैसे हटा सकते हैं? ये भीड़ है भीड़, अकल की बात करो। और इस वक्त ये बात दावा नल की तरह चारों ओर फैल चुकी है कि मिल में बम फटने वाला है। ऐसे में ये लोग पुलिस तो क्या अपने बाप की परवाह न करें, एसीपी ने उखड़े स्वर में कहा। अजीत सिन्हा ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वो तो ठीक है, मुझे वॉल्ट की दौलत की चिंता हो रही है जो कि बख्तरबंद ट्रक में, उसकी चिंता मत करो, पुलिस वाले साथ हैं, मैं हूं, कुछ नहीं होगा, एसीपी ने कहा। अजीत सिन्हा विवशता भरे अंदाज में खड़ा रहा। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसे वक्त में उसे क्या करना चाहिए। सिन्हा ने खुद को संभाला। उसे लगा वो खामखा उत्तेजित हो रहा है, अपने पर काबू रखना चाहिए उसे। बेकार में वो वहम में पड़ रहा है। कुछ देर का तो मामला है, अभी रास्ता साफ हो जाएगा और वो इस एसएसएल वॉल्ट के रचना बिल्डिंग तक ठीक ठाक पहुंच जाएगा। आखिर एसीपी की भी तो ड्यूटी है वॉल्ट की दौलत की सुरक्षा करने की। उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। वो तो आराम से कार में बैठा है, एक बार भी बाहर नहीं निकला, जबकि वो बिना किसी वजह के ही बुरे अंदेशों में घिरकर परेशान हुआ जा रहा है। अजीत सिन्हा ने अपने सिर को मस्तिष्क को झटका देकर हल्का करने की चेष्टा की और एसीपी की कार के पास से हट गया। अगला दृश्य। मिल कर्मचारी जब रुके हुए ट्रैफिक की तरफ बढ़ गए, काफी तादाद में वहां फैल गए, तो जगमोहन और निहाल सिंह फौरन हरकत में आ गए। मिल मजदूरों के कपड़ों में तो वो थे ही, और जो हालात थे ऐसे में कोई उन पर शक करे ये हो ही नहीं सकता था। वॉल्ट वाले काफिले की तरफ जब मजदूर फैले तो जगमोहन निहाल सिंह भी उस भीड़ में शामिल हो गए। दोनों की नजरें मिली। वो करीब आए, इशारे हुए और पीछे की तरफ बढ़ गए।
सबसे पीछे वॉल्ट के काफिले के साथ पुलिस कार थी। दोनों वहां से शुरू हुए। कपड़ों में छिपा रखे बर्फ काटने वाले 2 सुए निकाले और भीड़ का फायदा उठाते हुए झुके और पुलिस की कारों के पहियों में घुसेड़ दिए। पुलिस कार बेकार, अब न दौड़ सकती थी न चल सकती थी। काम हो गया था। तो उन्होंने अपने अपने सुए कपड़ों में छिपाए और आगे बढ़ गए। पुलिस कार के आगे सिक्योरिटी की कार थी। अगर वो सिक्योरिटी की कार के पिछले पहिए पंचर करते तो पीछे मौजूद पुलिस कार में बैठे पुलिस वालों की निगाह उन पर पड़ सकती थी। इसलिए सिक्योरिटी कार के आगे वाले पहियों पर सुए मारकर पंचर करके उन्हें बेकार किया गया। मिल कर्मचारियों की मक्खियों की भांति भीड़ के कारण उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही थी काम करने में। इस तरह बख्तरबंद के साथ मौजूद पुलिस और सिक्योरिटी की कारों के टायर पंचर करके जगमोहन और निहाल सिंह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार उन्होंने बख्तरबंद ट्रक को पार किया। बख्तरबंद ट्रक के पहिए सलामत थे। उनके ख्याल से वो तो उनका था। उसे लेकर कुछ देर बाद उन्हें भाग उड़ना था। बख्तरबंद के आगे आखिरी पुलिस कार थी जो उनका शिकार थी। उस पुलिस कार के टायर बेकार करना खतरे वाला काम था, क्योंकि पीछे ट्रक में ड्राइवर और 2 सिक्योरिटी गार्ड थे। बख्तरबंद के आसपास गार्ड फैले थे जो कि मिल कर्मचारियों की भीड़ में घिर चुके थे, लेकिन कभी कभार तो नजर आ ही जाते थे। वो कुछ करें और उनकी नजर पड़ जाए तो सारा काम गड़बड़। इसलिए आगे वाली पुलिस कार के टायर पीछे की अपेक्षा आगे से बेकार करना ठीक समझा। दोनों कार के आगे वाले हिस्से के करीब पहुंचे। वहां और भी मिल कर्मचारी खड़े थे। कार में एसीपी और ड्राइवर के अलावा 2 अन्य पुलिस वाले थे। निहाल सिंह ने सावधानी भरी निगाहों से आसपास देखा। उसी पल जगमोहन नीचे बैठा, सुआ निकाला और एक साथ 3-4 बार पहिए के बीच घुसेड़ा। पहिया धीरे धीरे नीचे बैठने लगा। जगमोहन ने सुए को कार के नीचे फेंका और खड़ा होने लगा कि ठिठक गया। 2 कदम दूरी पर खड़ा मिल कर्मचारी उसकी हरकत देख चुका था। दोनों की आंखें मिली। 2 पल एक दूसरे को देखते रहे। गड़बड़। जगमोहन समझ गया कि कुछ भी हो सकता है अगर इस मिल कर्मचारी का मुंह बंद न किया गया तो। जगमोहन के दांत भिज गए, आंखों में कठोरता उभरी, चेहरा सुलग गया। तभी उस कर्मचारी ने जगमोहन को देखकर आंख दबाई। जगमोहन के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। अगले ही पल उसने भी आंख दबा दी। मिल कर्मचारी ने पुनः आंख दबाई। जगमोहन ने फिर आंख दबा दी। मिल कर्मचारी ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। जगमोहन ने मन ही मन राहत की सांस ली और उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी, जो 5-6 कदमों की दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। भीड़ में पुलिस कार के ठीक दूसरी तरफ निहाल सिंह खड़ा था, जो देवराज चौहान और जगमोहन को देख रहा था। जगमोहन और निहाल सिंह को अब अपना अगला कदम उठाना था। देवराज चौहान लापरवाही से चलता हुआ जगमोहन के पास पहुंचा। इंतजार करो, ट्रक के पास चीफ सिक्योरिटी गार्ड है। जब तक वो नहीं हटता आगे का काम नहीं किया जा सकता। मैं कुछ करता हूं, तुम दोनों मौके की तलाश में रहना। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान उसके पास से हट गया। निहाल सिंह जगमोहन के पास आ पहुंचा था। उनकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी, जो मिल कर्मचारियों की भीड़ में इधर उधर घूम रहा था। देवराज चौहान चंद कदमों की दूरी पर मौजूद उन 5 आदमियों के पास पहुंचा जो बम के मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस कर रहे थे और अपने तौर पर किसी तरह की शर्त लगाने में व्यस्त थे। उनके करीब खड़ा होकर देवराज चौहान ने सिर पर बंधा साफा ठीक किया। एक बात कहूं? देवराज चौहान ने सिर आगे करके फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा। कहो। 5 की निगाह उस पर जा टिकी। मुझे मालूम है कि मिल में बम किसने रखा है, देवराज चौहान ने उसी लहजे में कहा। किसने? 5 चौंके। लेकिन जानकर तुम लोग क्या करोगे? देवराज चौहान की अर्थपूर्ण निगाहें 5 पर फिरी। 5 की निगाहें आपस में मिली। हम उस हरामजादे की गर्दन मरोड़ देंगे, एक ने दांत भींच कर कहा। कानून को हाथ में लोगे तो तुम लोग बिना वजह मारे जाओगे। ऐसा कुछ ना करना कि तुम लोगों के लिए ठीक ऐसा कुछ ना करना ही तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा, वरना तुम लोगों के घर वालों का क्या होगा? तो फिर मैं उसके बारे में बता देता हूं जिसने मिल में बम रखा है। तुम लोग अपने साथ 10-15 मजदूर भाइयों को और ले लेना और उसके हाथ पैर तोड़ देना।
साले का बुरा हाल कर देना। देवराज चौहान जानबूझकर गुस्सा दिखाकर बोला। 10-15 क्या कहने की देर है, सारे के सारे उस पर टूट पड़ेंगे। देवराज चौहान ने अजीत सिन्हा की तरफ इशारा कर दिया। वो ब्राउन सूट वाला, उसके एक दो साथी भी पास ही हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सुन लिया। बात कर रहे थे कि अभी बम फटने में 10 मिनट है। अगर अभी उन्हें पकड़ लिया जाए तो मालूम करके कि बम कहाँ छिपा है उसे वहां से हटाया जा सकता है। उसके बाद तो हद ही हो गई। 25-30 मिल कर्मचारी जाने क्या क्या चिल्लाते अजीत सिन्हा पर टूट पड़े। अजीत सिन्हा की समझ में कुछ नहीं आया। कर्मचारियों के हाथ पांव उसके शरीर पर पड़ रहे थे। सबका ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। बाकी मिल कर्मचारियों का भी, वॉल्ट के अन्य सिक्योरिटी गार्डों का भी। सब उस तरफ झपट पड़े। पुलिस कारों में बैठे पुलिस वाले भी। माहौल का बुरा हाल तो पहले से ही था, अब और भी बुरा हाल हो गया था। सब अजीत सिन्हा को बचाने में जुट गए। रास्ता साफ था। जगमोहन और निहाल सिंह की नजरें मिली। आओ, जगमोहन होंठ भींचकर दबे स्वर में बोला। दोनों चंद कदमों के फासले पर खड़े बख्तरबंद ट्रक की तरफ बढ़ गए। अजीत सिन्हा को लेकर कुछ कदम दूर खासा हो हल्ला मचा हुआ था। बख्तरबंद ट्रक के ड्राइवर के साथ जो 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे वो भी नीचे उतरकर अजीत सिन्हा को बचाने के लिए दौड़े। ऐसे में सबका ध्यान कुछ देर के लिए बख्तरबंद ट्रक की तरफ से हट गया। ड्राइविंग डोर की तरफ का दरवाजा जगमोहन ने खोला और दूसरी तरफ का निहाल सिंह ने। दोनों ने एक साथ भीतर प्रवेश किया। बख्तरबंद ट्रक ड्राइवर करमचंद हड़बड़ा उठा। कौन हो तुम लोग? इधर आ साले। निहाल सिंह ने उसकी बांह पकड़कर स्टीयरिंग से इस तरफ खींचा। करमचंद खींचता चला गया। जगमोहन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बहुत नाजुक पल थे। इस रगड़े में किसी की भी निगाह पड़ गई तो सारा मामला खत्म। जगमोहन थोड़ा सा नीचे झुका और फुर्ती के साथ अपनी कमीज उतारने लगा। उधर करमचंद को सीट पर दबाए निहाल सिंह जल्दी से उसकी कमीज उतार रहा था। करमचंद खौफ में डूबा हक्का बक्का था। कठिनता से मिनट भर में करमचंद की कमीज जगमोहन के शरीर पर थी। निहाल सिंह ने करमचंद को साथ लिया और सीट के पीछे एक और सीट थी जिसके फुटबोर्ड पर करमचंद को दबाया और खुद भी उसके साथ अधलेटा सा हो गया। अब अगली सीट वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि पीछे कोई और है। करमचंद से निहाल सिंह गुर्रा कर बोला, सुन बे सुअर की औलाद। निहाल सिंह की आवाज में वहशी भाव नाच रहे थे। जिंदा रहना चाहता है तो बिल्ली की तरह दुबका रहे। अगर तेरे मुंह से म्याऊं भी निकली तो मुंह बाद में बंद होगा, दम पहले घुट जाएगा। सोच ले, जिंदा रहना चाहता है या मरना? जिंदा। करमचंद के होंठों से भय मिश्रित स्वर निकला। तो फिर जिंदा रहने वाला काम करना। अभी वो सिक्योरिटी वाले 2 कुत्ते आएंगे, कहीं उनके भीतर आने पर म्याऊं म्याऊं मत कर देना, वरना। निहाल सिंह का स्वर मौत में डूबा हुआ था। मैं चुप रहूंगा। अच्छा है जो तू चुप है, वरना मुझे चुप कराना पड़ेगा। जगमोहन ने चेहरा सामान्य बनाए रखा, परंतु दिल जोरों से धड़क रहा था। सब रुकावटें पार हो गई थी। अब आखिरी सफर था। वो तभी पूरा हो सकता था जबकि हर कोई उसे ड्राइवर करमचंद ही समझे। उसके शरीर पर करमचंद की ही कमीज थी, ताकि एक निगाह देखने पर हर किसी को लगे कि वो करमचंद ही है। लेकिन सबसे भारी खतरा तो इस बात का था कि किसी की निगाह उसके चेहरे पर टिक गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जबकि आम तौर पर ऐसे मौकों पर किसी के चेहरे को देखने की अपेक्षा व्यस्तता से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने का आदेश दिया जाता है। जबकि आम तौर पर ऐसे मौकों पर किसी के चेहरे को देखने की अपेक्षा व्यस्तता से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहने का आदेश दिया जाता है। दूसरों की निगाह से बच भी गया तो पास आकर बैठने वाले वॉल्ट के दोनों सिक्योरिटी गार्डों से नहीं बचा जा सकता। करमचंद ने अपने सिर पर भी ऐसा कुछ नहीं ओढ़ रखा था कि उससे मुंह छिपाकर वो करमचंद बना रह सके। पास में बैठने वाले दोनों गार्ड उसके लिए भारी मुसीबत बन सकते थे, लेकिन बचाव का कोई रास्ता भी नहीं था। अब आने वाले हालातों को फैसला करना था कि क्या होगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान जैसा चाहता था वैसा हो चुका था।
जगमोहन निहाल सिंह को वो खामोशी से जहां पहुंचाना चाहता था वो वहां पहुंच चुके थे। अजीत सिंह का मामला भी अजीत सिन्हा का मामला भी निपटता नजर आया। गार्ड्स और पुलिस वाले अजीत सिन्हा को मिल कर्मचारियों से दूर हटा चुके थे। क्रोध में भड़के मिल कर्मचारी को समझाया जा रहा था कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने उन्हें गलत खबर दी है। पुलिस वालों के बीच में दखल देने के कारण मिल कर्मचारी जल्द ही शांत होते नजर आ रहे थे। देवराज चौहान ने फौरन अपनी जगह छोड़ी। वो उस तरफ बढ़ा जिधर हरनाम त्रिवेदी मौजूद था। त्रिवेदी अपनी पुरानी जगह पर खड़ा था ताकि देवराज चौहान को उसे तलाश करने में दिक्कत ना हो, वरना इतनी भीड़ में किसी को ढूंढ पाना असंभव काम था। अजीत सिन्हा का मामला गर्म होने के कारण मिल कर्मचारियों का झुकाव उस तरफ हो गया था। त्रिवेदी के आसपास भीड़ थी लेकिन उस तक पहुंचने में खास दिक्कत नहीं आई। हरनाम त्रिवेदी थोड़ा सा देवराज चौहान की तरफ सरक आया। रास्ता साफ है, ट्रैफिक निकलने दो, देवराज चौहान ने धीमे स्वर में कहा। उस बख्तरबंद ट्रक के आगे खड़ी पुलिस कार पंचर है, वो रुकावट ना बने। कर्मचारियों से कहकर तुरंत उसे साइड करा देना। लेकिन पुलिस कार को, हरनाम त्रिवेदी ने कहना चाहा। तुम तो ऐसा करके ट्रैफिक साफ करने में पुलिस की सहायता ही करोगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हरनाम त्रिवेदी ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। मुझे लगता है भारी गड़बड़ है, मैंने ₹1,00,000 कम लिया है। गोली मारूं? दांत भींचकर देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। त्रिवेदी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। आखिरी काम है, निपटो और मौज करो। देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव थे। हरनाम त्रिवेदी ने गहरी सांस ली और काम निपटाने के पक्के इरादे से आगे बढ़ा। देवराज चौहान ने दूसरी तरफ निगाह मारी। सड़क साफ थी, गाड़ियां रुकी हुई थी, परंतु कर्मचारियों ने सड़क के बीच की अपेक्षा उन्हें सड़क के दोनों किनारों पर रुकवा रखा था। कोई दिक्कत नहीं थी। हरनाम त्रिवेदी वहां पहुंचा जहां मिल कर्मचारियों ने अजीत सिन्हा की ठुकाई की थी। क्या हो रहा है यहां? हरनाम त्रिवेदी यूनियन नेता के ओहदे के हिसाब से रोब भरे स्वर में बोला। खिचड़ी पकी आवाजों से त्रिवेदी को बताया गया कि क्या बात है। हरनाम त्रिवेदी कुछ कुछ हालात को समझा। तभी एसीपी त्रिवेदी ने के पास पहुंचकर बोला तभी एसीपी त्रिवेदी के पास पहुंचकर बोला, तुम कौन हो? मैं इस मिल के यूनियन का नेता हूं। त्रिवेदी अपने ओहदे के हिसाब से ठीक ठाक स्वर में बोला। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? एसीपी की आवाज में क्रोध था। मिल में बम है, वो कभी भी मिल में बम है तो क्या तुम सारे शहर को ठप करा दोगे? एसीपी सख्त स्वर में बोला। और तुम्हें कैसे पता चला कि मिल में बम है? किसी ने फोन पर बताया था, अपना नाम नहीं बताया। उसका कहना था कि मिल में बम है जो कि अगले 2-3 मिनट में फट जाएगा। हरनाम त्रिवेदी जानबूझकर चेहरे पर परेशानी ले आया। 2-3 मिनट में? एसीपी की आवाज सख्त हो गई। इस बम को कितनी देर हो गई? इस बात को कितनी देर हो गई? कोई 20-25 मिनट। और अभी तक बम नहीं फटा और तुम लोगों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। फोन पर सूचना देना किसी की शरारत भी हो सकती है, एसीपी पुलिसिया अंदाज में कह रहा था। और मिल के कर्मचारियों ने हमारे आदमी को मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि उसने मिल में बम रखा है। हरनाम त्रिवेदी अपने चेहरे पर ढेर सारी परेशानी ले आया। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हो रहा है। मेरा मन तो करता है कि सब कुछ ऐसे ही छोड़कर घर जाकर कमरा बंद करके बैठ जाऊं। जो होता है होता रहे। त्रिवेदी अपनी आवाज में हताशापन के भाव ले आया। एसीपी हरनाम त्रिवेदी की स्थिति को समझता हुआ शांत लहजे में बोला, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं। हालात ही ऐसे हैं कि इधर जो भी होगा उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब मैं तुमसे जो कह रहा हूं वही करो। सबसे पहले सड़क साफ करो। मजदूरों को, कर्मचारियों को मिल के सामने से दूर करो। बेशक छुट्टी कर दो। सड़क का ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, जाम ना हो। ऐसा करने से आधी से ज्यादा स्थिति तुम्हें सामान्य नजर आने लगेगी। उसके बाद पुलिस को खबर करो। पुलिस अपने साथ बम निष्क्रिय करने वाले दस्ते को लेकर आएगी। अगर बम होगा तो खतरा टल जाएगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। इस तरह शोर शराबा डालकर परेशानी हल नहीं की जा सकती। हरनाम त्रिवेदी ने फौरन सिर हिलाया। आप ठीक कहते हैं।
मैं अभी मिल मालिकों से बात करते रहना बात। एसीपी का दिल चाहा कि हरनाम त्रिवेदी को एक जोरदार चांटा मारे, लेकिन इस इच्छा को दबा कर रह गया, क्योंकि सैकड़ों कर्मचारी त्रिवेदी को पिटते देखकर जोश में आ सकते थे। मिल मालिकों से 5 मिनट बाद भी बात की जा सकती है। पहले सड़क साफ करो, हमें जाने दो, जाम हटा दो। जी हाँ, मेरा मतलब यही था कि सड़क को खाली कराकर उसके बाद मिल मालिकों से बात करता हूँ। कहने के साथ ही हरनाम त्रिवेदी पलटा और मक्खियों की तरह मंडराते कर्मचारियों की तरफ देखकर चिल्लाया, सड़क पर से सबसे हटने को कह दो, उसके बाद बम के बारे में सोचेंगे। हो सकता है मिल में बम होने की खबर देकर किसी ने मजाक किया हो। जाओ, सड़क खाली करवाओ। त्रिवेदी के शब्द पूरे होने की देर थी कि कर्मचारियों में हलचल मच गई। वहां पर ऐसा नजारा दिखाई देने लगा जैसे भीड़ें इकट्ठी होकर आगे भागे जा रही थी। चलने की तैयारी करो, एसीपी ने कहा। अजीत सिन्हा की हालत काफी बुरी थी। कमीज कमीज फटी हुई थी। कर्मचारियों ने उसे जो मार मारी थी वो काफी तगड़ी रही थी। चेहरा एक तरफ से सूज गया था, गाल भीतर से फट गया था। पेट में जूतों के ठोकरे पड़ने के कारण शरीर की आधी से ज्यादा जान निकली महसूस हो रही थी। 2 गार्डों ने उसे सहारा देकर खड़ा कर रखा था। सिर के बाल तो ऐसे हो रहे थे जैसे उसकी बीवी ने बेहद प्यार मोहब्बत के साथ मालिश की हो। एसीपी के कहते ही सब अपनी अपनी कारों की तरफ बढ़ रहे थे। सामने से भीड़ साफ होकर सड़क के किनारे और सामने बड़ी दुकानों और खाने के होटलों तक सिमटती जा रही थी। मिल कर्मचारियों के लिए त्रिवेदी का इतना आदेश ही काफी था कि सड़क खाली कर दो। करीब 2 मिनट में सड़क खाली हो गई। दूर तक सड़क नजर आने लगी। बख्तरबंद ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठे जगमोहन ने यह देखकर मन ही मन चैन की सांस ली कि आगे की सड़क जाने के लिए खाली थी। उस तरफ का जो भी ट्रैफिक था वो सड़क के दोनों किनारों पर रुका हुआ था। सड़क के बीच का रास्ता साफ था। अब जगमोहन के लिए आखिरी भारी खतरा वो 2 गार्ड थे जिन्हें उसके पास आकर बैठना था, जो पहले ही करमचंद के साथ बैठे हुए थे। अगर चलने से पहले ही उनकी निगाह उस पर पड़ गई और ये देख लिया कि ड्राइवर बदला हुआ है, तो फिर कुछ भी हो सकता था। इस जानलेवा खतरे का सामना तो उसे हर हाल में करना ही था। अजीत सिन्हा के घायल हो जाने की वजह से सिक्योरिटी में थोड़ा सा बदलाव आ गया था। सब सिक्योरिटी गार्ड कारों में बैठे, वॉल्ट की सिक्योरिटी वाली कारों में। कोई किसी कार में तो कोई किसी कार में, परंतु उनकी संख्या उतनी ही रही कारों में मौजूद होने की। अजीत सिन्हा के जो 2 खतरनाक गार्ड बख्तरबंद ट्रक में बैठे थे, उनमें से एक ने घायल अजीत सिन्हा के साथ ही बैठना पसंद किया। उसकी जगह दूसरा गार्ड बख्तरबंद की तरफ बढ़ गया। यानी उस बख्तरबंद ट्रक में बैठने वाले 2 गार्डों में से एक गार्ड की अदला बदली हो गई थी। आसपास मिल के कर्मचारी भी थे जो कि दूर थे। जगमोहन ने जेब से रुमाल निकाला और मुंह पर फेरने का बहाना करने लगा ताकि आकर भीतर बैठने वाले गार्ड बैठते समय एकाएक उसका चेहरा न देख सके। ठीक उसी समय गार्डों ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और भीतर आकर बैठ गए। जगमोहन के हक में यह बात बढ़िया रही कि बदल कर जो नया वाला गार्ड बख्तरबंद में बैठा था वो उसकी तरफ बैठा, और जो पुराना गार्ड करमचंद को बखूबी पहचानता था वो खिड़की की साइड में बैठा था। चलो। अन्य वाहनों के स्टार्ट होने की आवाजें आने लगी। जगमोहन ने रुमाल दांतों में फंसाया और बख्तरबंद ट्रक स्टार्ट करने के पश्चात क्लच दबा दिया। वो जानता था कि आगे खड़ी पुलिस कार का टायर बेकार होने के कारण अभी वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। मिल कर्मचारियों का शोर तो था, परंतु पहले से बहुत कम हो चुका था। सब इस इंतजार में थे कि फंसा ट्रैफिक निकले तो फिर मिल में पड़े बम के बारे में गर्मा गर्म बातें की जाएं। बख्तरबंद ट्रक के आगे मौजूद एसीपी वाली कार स्टार्ट होने के पश्चात आगे बढ़ने को हुई। जरा सा आगे बढ़कर रुक गई। ड्राइवर को टायर में गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत उतरकर नीचे पहियों पर निगाह मारी, फिर कार की खुली खिड़की से भीतर झांक कर बोला, सर, टायर पंचर है। पंचर? एसीपी के होंठों से निकला। जी हाँ, पहिया बैठा हुआ है। चलते समय तुम्हें चेक करना चाहिए था कि, एसीपी ने सख्त स्वर में कहा। तभी कुछ दूरी पर खड़ा हरनाम सिंह फौरन करीब आया। हरनाम सिंह नहीं, हरनाम त्रिवेदी। क्या हुआ? त्रिवेदी ने फौरन पहिए पर निगाह मारी, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ओह, लगता है पहिया पंचर हो गया। मैं अभी बदलवा देता, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, एसीपी ने सख्त स्वर में कहा
और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बीच में बैठे दोनों पुलिस वाले भी बाहर आ गए। ड्राइवर घबराया सा था कि टायर पंचर होने की वजह से कहीं एसीपी साहब का गुस्सा उन पर ना उतरे, लेकिन एसीपी ट्रैफिक जाम होने और वक्त बर्बाद होने के कारण पहले से ही झल्लाया हुआ था। वो हरनाम त्रिवेदी से बोला, 2-4 को कहकर फौरन कार को साइड लगवाओ, हमें जाने की जल्दी है। फिर एसीपी साहब ने ड्राइवर से कहा, भैया बदल कर तुम हेडक्वार्टर पहुंचो, हम दूसरी कार में बैठ रहे हैं। इसके बाद एसीपी अपने साथ के दोनों पुलिस वालों के साथ बख्तरबंद ट्रक के पीछे मौजूद कारों की तरफ बढ़ गया। त्रिवेदी ने वक्त गंवाना ठीक नहीं समझा। उसके इशारे पर कई कर्मचारी वहां पहुंचे और आधे मिनट के भीतर ही एसीपी की कार साइड कर दी। एसीपी और दोनों पुलिस वाले पीछे मौजूद दूसरी कारों में जा बैठे। बेकार में वक्त खराब होने के कारण हर कोई यहां से चल देने पर आमादा था। क्योंकि अभी मिल में बम होने वाला मामला नहीं निपटा था, इसलिए उन्हें यह भी डर था कि बम फट गया तो उन्हें पुनः रुकना पड़ सकता है। उस स्थिति में तो ट्रैफिक ऐसा जाम होगा कि 2-3 घंटे से पहले वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो, पीछे से आता हुआ स्वर जगमोहन के कानों में पड़ा। जगमोहन समझ गया कि यह आवाज बख्तरबंद के पीछे मौजूद सिक्योरिटी की कार से आई है। भगा ले, जगमोहन के करीब बैठे गार्ड ने उखड़े स्वर में कहा। मिल वाला बम फट गया तो बेकार में फिर 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे। जगमोहन को हरी झंडी मिल चुकी थी। खिड़की की तरफ बैठे गार्ड की निगाह बाहर की तरफ ही घूम रही थी। जगमोहन ने क्लच को थोड़ा सा ढीला छोड़ा और एक्सीलरेटर पर पांव दबा दिया। बख्तरबंद ट्रक को हल्का सा झटका लगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। सबकी निगाहों से गुजरते हुए ट्रक धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता दूर होता चला गया। मजदूरों की भीड़ में खड़े मजदूर बने देवराज चौहान के चेहरे पर राहत के भाव उभरे और वो वहां से हटकर दूसरी तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। सब कुछ ठीक ठाक ढंग से निपट गया था। अब आगे ऐसा कोई खतरा नहीं था जिसके बारे में सोचा जाए। ये देवराज चौहान का ख्याल था, लेकिन निहाल सिंह को क्या किया जाए, जो बख्तरबंद ट्रक ड्राइवर की बगल में बैठा डसने के लिए मौके की तलाश में था। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को यहीं रोकते हैं। ठीक ठाक ही हो गई कहानी, अच्छी प्लानिंग बनाई। खैर, बेचारे सिन्हा साहब के खामखाए में पिटाई करवा दी देवराज चौहान ने, है भीड़ को। मतलब भीड़ जब मारती है ना भाई साहब, भगवान याद आ जाता है। चलो खैर, मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।